हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। दोस्तों, ये एक न्यूज है जो वनडे टाइप एग्जाम में या वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर में पूछी जा सकती है। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और केन्या के बारे में। ये दोनों देश मिल करके शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। अच्छा, हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था एस फॉर शिप। शिप मतलब पानी वाला जहाज। इंडिया की तरफ से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और यहाँ पे केन्या की तरफ से केन्या शिपयार्ड लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे। इन दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि क्या किया जा सके, जो शिप होता है उसके डिजाइन के लिए और उसके निर्माण के लिए यहाँ पे काम किया जा सके। दोनों क्षेत्र मिलकर के काम करेंगे। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं ABRY। ये योजना चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसी वजह से है क्योंकि इस योजना के तहत जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 7.18 मिलियन कर्मचारियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। और 31 जुलाई 2023 तक कितने लोगों को हमने लाभ पहुंचाया? तो 7.58 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को हमने लाभ पहुंचा दिया है इस योजना के तहत। आज तक कुल 1,52,380 प्रतिष्ठानों ने 60,44,155 नए कर्मचारियों को रोजगार दिया है इस योजना के तहत। उसके अलावा सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर ABRY योजना के अंतर्गत 9,669.87 करोड़ रुपए की राशि का भी लाभ उठाया गया प्रतिष्ठानों के द्वारा। यह योजना लाभार्थी प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों द्वारा मासिक आधार पर पूरी की जाने वाली विशिष्ट पात्रता मानकों के अनुसार लाभों का वितरण सुनिश्चित करती है। यानी यहाँ पे ईयरली नहीं देखा जाता है, मंथली देखा जाता है। जो भी भारत सरकार के द्वारा मानदंड तैयार किए गए हैं, मापक तैयार किए गए हैं, उसको कब नापा जाता है? तो मंथली बेस पे नापा जाता है, मासिक बेस पे नापा जाता है, ना कि ईयरली बेस पे, वार्षिक बेस पे नापा जाता है। इस योजना को नवंबर 2020 में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने, उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसमें देखते हैं सरकारी योगदान क्या रहा है। तो यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, इसका एग्जाम भी होता है, आपने देखा होगा EPFO और APFC का साथ में एग्जाम हुआ था अभी, के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिए भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है, यानी यहाँ पे सहायता देता है। उसके अलावा 1,000 कर्मचारियों तक के संगठनों को 2 वर्ष के लिए कर्मचारी का योगदान मजदूरी का कितना? तो 12% और नियोक्ता का योगदान तो मजदूरी का 12%, टोटल कितना हो जाएगा? तो 24% हो जाएगा। ये प्राप्त होता है इसमें। यानी ऐसी कंपनी, ऐसा संगठन या ऐसा संस्थान जहाँ पे 1,000 कर्मचारी काम करते हो, तो इसमें 12% योगदान कौन देता है? जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, 12% योगदान वो देता है EPFO में। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें, जो नियोक्ता है जिसने काम दे रखा है वो क्या करता है? तो वो भी 12% देता है कर्मचारी के हिस्से में, ताकि क्या हो सके, EPFO में इनका पैसा जमा किया जा सके। इस योजना को किसके लिए लाया गया था? तो जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। उसके अलावा जो कोविड-19 आया था उसके टाइम पे जो रिकवरी हो रही थी उसमें वृद्धि करने के लिए, उस समय रोजगार में बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था। ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। अगला बिंदु है 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं या नियोजक एम्प्लॉयर्स को 2 वर्ष के लिए कर्मचारियों के योगदान का 12% प्राप्त होगा। योजना के तहत सब्सिडी राशि केवल नए कर्मचारियों के आधार से जुड़े EPFO खातों में जमा की जाएगी। यानी यहाँ पे EPFO खाते में आधार जमा होना, आधार जुड़ा होना कंपलसरी है। अगर आधार नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे राशि जमा नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रतिष्ठानों की पात्रता है तो मानदंड क्या तैयार किए गए हैं, यहाँ पे कौन से प्रतिष्ठान इसमें शामिल होंगे, इसके लिए क्या आधार रखे गए हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसी कंपनियां, ऐसा संगठन जिसने सितंबर 2020 से लेकर के 2022 तक में क्या किया? तो नए कर्मचारियों को जोड़ा हो। अगला पॉइंट क्या है कि जो 50 कर्मचारियों वाला प्रतिष्ठान है, यानी जिसमें मैक्सिमम कितने लोग काम करते हैं? तो 50 लोग काम करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठान को, ऐसे कंपनी को, ऐसे संगठन को कितने कर्मचारी कम से कम जोड़े होने चाहिए? तो कम से कम 2 कर्मचारी जोड़े होने चाहिए, नए कर्मचारी। और ये नए कब से माने जाएंगे? तो सितंबर 2020, इसको आधार के रूप में देखा जाएगा। इस दिन से लेकर के सितंबर 2020 महीने से लेकर के जो भी कर्मचारी शामिल होंगे उनको नया कर्मचारी माना जाएगा। तो ऐसी कंपनी जिसमें मैक्सिमम 50 लोग काम करते हैं, इनको कम से कम 2 नए कर्मचारी को जोड़ना होगा अपने अंदर, तभी ये लोग क्या कर सकते हैं? इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, EPFO में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे कर्मचारी, सॉरी, ऐसे प्रतिष्ठान, और ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, इनको कम से कम 5 नए कर्मचारियों को जोड़ना पड़ेगा, तभी इसके लिए पात्र होंगे। इस योजना के लाभार्थी कौन है? इस योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं? तो यहाँ पे बात की जा रही है, ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी
और 30 जून 2021 तक चालू रहेगी। हालांकि इसको बाद में बढ़ा करके मार्च 2022 तक कर दिया गया था। तो कब से शुरू हो रही है? 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रही है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी हो और 1 अक्टूबर को या उसके बाद कार्यरत हो, ऐसे कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिनकी आय कितने? तो लगभग 15,000 रुपए या उससे कम आय हो, वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक है, वो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कितनी शर्तें बताई गई? यहाँ पे 2 शर्तें बताई गई। पहला क्या है? पहले की आय जो है मासिक वो कितने होनी चाहिए? तो 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया गया? दूसरा ये बताया गया कि 1 मार्च 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 के बीच में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी हो और 1 अक्टूबर से जॉब पकड़ी हो, तो वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रोजगार से जुड़ी अन्य पहलों के बारे में, अन्य कदम जो उठाए गए सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है। उसके अलावा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। तो ये सारी अन्य योजनाएं जो रोजगार से संबंधित चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग के बारे में। इसको निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। इस निर्णय में ये कहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होंगे। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता या जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता। उसके अलावा यहाँ पे सीजेआई स्वयं इस समिति में शामिल होंगे। ये तीनों लोग मिल करके ये डिसाइड करेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाए, किसे इस पोस्ट पर नियुक्त करना है, ये तीनों लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद क्या हो, तो अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, इस निर्णय को बदलने के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज में आ गया है मुद्दा। अब ये न्यूज में क्यों आ गया वो चीज तो मैंने बता ही दी है। अब आगे इस आर्टिकल में हम जानेंगे जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि निर्वाचन आयोग है, उससे जुड़े स्टैटिक पोर्शन के बारे में। यानी हमारे संविधान में कहाँ इसके बारे में प्रावधान किया गया है, क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसके कार्य क्या क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो यहाँ पे ये मुद्दा उठाया गया था कि जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है, इसके अंदर भर्तियां कैसे की जाएंगी, इसकी जो नियुक्ति होगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी, वो कैसे होगी, इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। तो संविधान सभा ने हमारी क्या किया था, ये फैसला संसद के ऊपर छोड़ दिया था कि संसद ये देखेगी कि उसके लिए क्या विधान बनाना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया बनानी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, उनको नियुक्त कैसे किया जाएगा। ये चीजें किसके ऊपर छोड़ देगी? तो संसद के ऊपर छोड़ दी गई। और तब से लेकर अब तक वर्तमान समय तक अभी तक संसद ने कोई कानून ऐसा नहीं बनाया है जो ये बताए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कोई समिति करेगी या डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब इसके लिए कोई भी कानून नहीं था। तो फिर नियुक्ति कैसे होती थी, मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त किए जाते थे? तो उसके लिए एक प्रक्रिया चली आ रही थी जिसके पीछे कोई कानूनी बेस नहीं है, यहाँ पे कोई लीगल बेस नहीं था, बस ये प्रक्रिया चली आ रही थी। कैसे? यहाँ पे केंद्र सरकार क्या करती थी, राष्ट्रपति को सलाह देती थी कि फला नाम के व्यक्ति हैं, इनको क्या करना है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना है। और राष्ट्रपति क्या करते थे, तो इस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त की पोस्ट पर नियुक्त कर देते थे। उसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनको नियुक्त करने के माध्यम में क्या किया जाता था, तो उनको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनसे भी सलाह लेते थे। इस तरीके से प्रक्रिया चली आ रही थी अभी तक। फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि पीआईएल दायर की जाती है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। इसको जनहित याचिका कहते हैं। ये दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ये कहा जाता है कि अगर इसी तरीके से नियुक्ति होती रही मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो यहाँ पे चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पाएगा, इसके कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा और ये ना चाहते हुए जो सत्ता में सरकार है उसके पक्ष में झुकेगा। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो यही करेगी, क्योंकि अपने हिसाब से वो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर देगी। और जिसको सरकार नियुक्त कर रही है सरकार की दया पर निर्भर करता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ जाके काम नहीं करेगा, उस राजनीतिक दल के खिलाफ जाके काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। और जब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? फिर तो यहाँ पे एक सत्ता का निरंकुश सरकार चलेगा, तानाशाही की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इससे क्या होगा, तो जो भारत का लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर रखा है, यानी इसको आधारभूत संरचना बताया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये आधारभूत संरचना क्या है, तो आधारभूत संरचना को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये मामला कहाँ से आता? तो 1973 का केस है, केशवानंद भारती केस। इसको टाइगर केस भी कहते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि इस केस ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। यहाँ पे अभी तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो जजों की बेंच बनी थी वो इसी केस में बनी थी। इस केस में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था आप संविधान में जहां चाहे वहां अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त लगा दी गई थी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आधारभूत संरचना में आपको संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।
तो सरकार ने पूछा ठीक है माय लॉर्ड, ये बता दीजिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ताकि हम लोग उसमें संशोधन ना करें, बार बार आपके पास ना आना पड़े, और हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका संशोधन नहीं करना, बाकी सारी चीज़ों का हम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गेम खेला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, और ये केस टू केस हम लोग खुद डिफाइन करेंगे। मतलब यहाँ पे शक्ति अपने पास रख ली कि हम डिफाइन करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी यहाँ पे सरकार क्या करती है, संविधान में संशोधन करती है, और जब उसको चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि ये संशोधन फला फला बेस पे गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, केस वाइज ये देखती रहती है कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत संरचना का हनन तो नहीं हो रहा है। तो वही मामला था यहाँ पे कि अगर लोकतंत्र ढह जाएगा, और लोकतंत्र क्या है, तो यहाँ पे लोकतंत्र जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला जा सकता है किसी भी तरीके से। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसी की सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने ये समिति का गठन किया था, जिसमें एक पद खुद के लिए रखा था, यानी कि सीजेआई के लिए रखा था, खुद के लिए नहीं कह सकते, ये टर्म गलत होगी, यहाँ पे सीजेआई के लिए रखा था एक पद। एक पद जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, या जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता जो हैं, और एक पक्ष कौन था, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री थी अध्यक्ष के रूप में। ये समिति का गठन किया था, और यहाँ पे ये भी कहा था कि जब तक कि कोई कानून नहीं बनाती है संसद, तब तक इसी तरीके से नियुक्ति की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो संसद ने इसी के लिए क्या किया है, राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है, ताकि क्या किया जा सके कि यहाँ पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति की जा सके। अब जब यहाँ पे जो संसद के द्वारा, जो सरकार के द्वारा राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया, उसमें समिति बनाई गई है। अब उस समिति में क्या किया गया है, तो यहाँ पे पीएम तो रहेंगे, पीएम अध्यक्ष के पद पे रहेंगे, उसके अलावा जो दूसरी पोस्ट थी लोकसभा में विपक्ष के नेता की, वो पोस्ट भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे तीसरी पोस्ट जो सीजेआई की है, इस पोस्ट को बदल दिया गया है। किससे बदल दिया गया, तो जो सीजेआई की पोस्ट थी इसको दे दिया गया है एक कैबिनेट मंत्री को, और इस कैबिनेट मंत्री को कौन नियुक्त करेगा, तो इसको नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिला जुला के वही बात की जा रही है कि जो सरकार है, जो सत्ता में है, उसी पार्टी की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाए, ये सारे मुद्दे हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में स्टैटिक पोर्शन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई दी कि चर्चा में क्यों है, और कौन-कौन सी समिति बनी थी, वो समिति को लेकर के क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता ही दी है। अब देखते हैं हम भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या तो एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है संवैधानिक निकाय, दो चीजें होती है, एक तो होती है वैधानिक निकाय स्टैचुरी बॉडी, एक होती है संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ पे वैधानिक निकाय उसको कहते हैं जो किसी कानून के द्वारा बनाई गई हो, एक्ट पास करके बनाई गई हो, उसको कहते हैं वैधानिक निकाय। और जिसका जिक्र, जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया हो, उसको कहते हैं संवैधानिक निकाय। जैसे आप देखेंगे जो हमारे निर्वाचन आयोग है, इसका वर्णन संविधान में किया गया है, कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसी नाते हम लोग क्या करते हैं, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आयोग का सचिवालय कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। यहाँ पे देखिए जो हमारे एमपी हो गए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको कहते हैं, उसके अलावा जो एमएलए हो गए, विधायक, इनका, उसके अलावा आप देखेंगे जो राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव कौन कराता है, तो ये चुनाव आयोग ही करवाता है। यानी यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद हो गई स्टेट के लेवल पे, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे केंद्र के लेवल पर, तो यहाँ पे हो गए राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, उसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव यही कराता है, चुनाव आयोग ही करवाता है। और जो यहाँ पे राज्यों में ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के, इनके चुनाव जो होते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायत के और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और ये एक अलग संस्थान है, इसके बारे में अलग से बात कभी देखेंगे जब कोई आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और नगर पालिका का चुनाव होता है, वो भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाता है। ये संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग 15 में आता है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 क्या कहता है, तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। जैसे पहले क्या था ब्रिटिश काल में, तो यहाँ पे जो बहुत अमीर लोग होते थे या जो शिक्षित होते थे, सिर्फ इन्हीं को मताधिकार मिला था। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया, तो अनुच्छेद 326 ये कहता है कि वयस्क मताधिकार होगा, और वयस्क कहाँ पे माने गए, तो 18 वर्ष जिनकी आयु हो गई, ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू मुस्लिम, सबको वोट का अधिकार है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, यानी जो विधानसभा होती है, इनके बारे में संबंध, इनके संबंध में प्रावधान कौन बनाएगा, तो ये संसद बनाएगी। अनुच्छेद 328 क्या कहता है, तो ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में
प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। उसके अलावा अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। उसके पीछे वजह ये, क्योंकि आप देखेंगे अदालतों में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक मुकदमे खिंच जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे चुनाव होने वाला था, कुछ लोगों ने क्या किया, अदालत में जाके याचिका दायर कर दी कि ये कैंडिडेट सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10-10 साल तक केस ही चल रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इसी नाते यहाँ पे अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई। हाँ, जब चुनाव एक बार हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे चुनौती दी जा सकती है कि जो कैंडिडेट चुन के आया है वो ठीक तरीके से चुन के नहीं आया है, रैगिंग की गई थी या कुछ भी यहाँ पे कोई भी मामला गड़बड़ी का आया था, तो यहाँ पे अदालत में जाया जा सकता है। लेकिन जब चुनाव हो रहा हो, चुनावी प्रक्रिया में यहाँ पे अदालती हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वो बात यहाँ पे बताई गई अनुच्छेद 329 के अंतर्गत। अब ईसीआई की रचना हम देखते हैं। ईसीआई क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। यानी जब इसकी संरचना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में, तब यहाँ पे सिर्फ एक सदस्य थे, उनको चुनाव आयुक्त कहा जाता था। लेकिन 1989 में क्या किया गया, तो इसमें बहुसदस्यीय बना दिया गया इसको। बहुसदस्यीय बनाने के पीछे वजह ये थी कि जो पहले मताधिकार की उम्र थी, यानी वोट देने की आयु जो पहले थी वो कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। लेकिन 1989 में घटाकर उसको कितना कर दिया गया, तो उसको 1989 में घटाकर 18 कर दिया गया। अब जब 18 कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि वोटर्स की संख्या बढ़ी। जब वोटर्स की संख्या बढ़ी तो चुनाव आयोग का काम भी बढ़ा। जब चुनाव आयोग का काम भी बढ़ा तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या भी बढ़ानी पड़ी, इसीलिए इसको एक सदस्यीय निकाय से बदल करके बहुसदस्यीय निकाय करना पड़ गया। अगला बिंदु है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है वो भी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें कितने लोग हैं, तो एक सीईसी है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, और दो ईसी हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर है। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। यानी अगर हम लोग आईएएस बन जाते हैं तो हम लोग भी क्या करेंगे, राज्य स्तर पर इसके हेड करेंगे। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल, तो राष्ट्रपति सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उनका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। यानी मान लीजिए इनकी आयु 62 वर्ष थी जब ये चुनाव आयुक्त बने हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो अब यहाँ पे 3 साल बाद ये 65 साल को हो जाएंगे तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 59 साल के हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 59 + 6 बराबर 65। तो अब यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहा है। और अगर ये 58 साल के होते तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 64 ही हो रहा है, तो पूरा 6 साल ये रह करके पोस्ट पे जाते हैं। लेकिन होता ये है कि ज्यादातर 60+ वालों को यहाँ पे रखा जाता है इस पोस्ट पे, और 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता उसके पहले इनको हटा दिया जाता है। यानी 6 साल या तो ये अपनी पोस्ट पर बने रहे या तो 65 वर्ष इनकी आयु हो जाए, जो भी पहले पूरा होगा उसी को यहाँ पे काउंट किया जाएगा और इनको इस पोस्ट से हटना पड़ेगा। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। यानी इनकी सैलरी कितनी होती है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उनके जज की जितनी सैलरी होती है उतनी सैलरी इनकी भी होती है, और उन्हीं का दर्जा भी इनको मिला होता है। इनके निष्कासन की बात की जाए तो ये कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं, रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सीईसी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको संसद द्वारा, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। अब जब सर्वोच्च न्यायालय के जज की तरह इनकी सैलरी मिल रही है, उनको विशेषाधिकार मिल रहे हैं, तो फिर हटाने की प्रक्रिया में भी यही देखा जाएगा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जाता है उसी तरीके से इनको भी हटाया जा सकता है, किसको, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और यहाँ पे जो ईसीज हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर है उनके बारे में बात नहीं की गई, ये चीज ध्यान में रखना है। इसकी सीमाएं क्या है, तो बात की जा रही है संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता जैसे कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। उसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल तो बता दिया गया कि 6 वर्ष का जो कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। लेकिन जो चुनाव आयुक्त हैं उनके बारे में ये नहीं बताया गया है कि उनका कार्यकाल कितना होगा। जो सदस्य हैं उनके बारे में ये नहीं बताया गया है कि उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या, देखिए, अगर पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं और सरकार यहाँ पे नियुक्त कर रही है, सरकार को फायदा पहुंचाएंगे तो क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद सरकार हमें फायदा पहुंचाएगी। ये चीज चलती रहती है बैकग्राउंड में। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी पोस्ट जैसे कैग की पोस्ट होगी, अब यहाँ से अगर रिटायर होता है बंदा तो सरकार द्वारा कोई भी पोस्ट पर नहीं जा सकता है। लेकिन जो चुनाव आयुक्त हैं, जो यहाँ के सदस्य चुनाव आयोग के, इनको इस तरीके की वैकेंसी के लिए रोक नहीं लगाई गई है। यानी अगर ये अपनी पोस्ट से रिटायर हो भी जाते हैं तो सरकार इनको चाहे तो किसी अन्य पद पर भेज सकती है। इसके लिए कोई रोक नहीं लगाता है संविधान की 6 महीने कम से कम नहीं भेज सकती है, या फिर लाइफ टाइम इनको अब किसी और पोस्ट पर नहीं बिठाया जा सकता है। इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया संविधान में, तो ये बहुत बड़ी सीमा है। इसके पीछे वजह है कि क्या हो सकता है, तो ये लोग लाभ पहुंचा सकते हैं सरकार को, अनुचित लाभ पहुंचा सकते हैं, ताकि क्या हो सके कि इनके रिटायरमेंट के बाद इनको कोई पोस्ट दी जा सके। ये चक्कर में क्या किया जा सकता है, सरकार को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी समस्या है इसमें।
निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य क्या हैं? तो पहला प्रशासनिक कार्य, ये क्या करता है? तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, उसके अलावा मतदाता सूची तैयार करता है, समय समय पर उसको संशोधित करता है, और जो पात्र मतदाता है उनको पंजीकृत करता है, और जो लोग नहीं रह गए उनको हटा देता है सूची से। उसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्राप्त करता है। कौन? तो भारत निर्वाचन आयोग। उसके अलावा जो भी राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह भी यही देता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है। यानी जो आदर्श आचार संहिता होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको भी कौन लागू करता है? तो उसको भी चुनाव आयोग ही लागू करता है। ये चुनाव के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं चुनाव आयोग के सलाहकार, क्षेत्राधिकार और अर्धन्यायिक कार्य के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए बन जाता है और बाद में पता चलता है कि किसी भी तरीके से अयोग्य है इस पद के लिए, तो इसके लिए सलाह कौन देता है? तो इसके लिए सलाह देता है चुनाव आयोग। और ये किसको सलाह देता है? तो राष्ट्रपति को देता है केंद्र के स्तर पर। यानी कि जब एमपी का मामला रहता है, और यहाँ पे जब एमएलए का मामला रहता है, तो ये किसको सलाह देता है? तो राज्यपाल को सलाह देता है। और जिसको भी ये सलाह देता है, चाहे वो राष्ट्रपति को दे चाहे राज्यपाल को दे, तो उनके लिए ये सलाह मानना बाध्यकारी है, यानी इनको ये सलाह माननी है, आए बाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, और यदि हाँ तो किस अवधि के लिए। यानी अगर कोई गलत तरीके से चुनाव जीतता है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने आता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है? इसको चुनाव आयोग के पास भी भेजती है कि आप बताइए कि इनको अयोग्य घोषित करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो कितने अवधि के लिए, कितने समय के लिए इनको अयोग्य घोषित करना है। क्या इनके ऊपर लाइफ टाइम प्रतिबंध लगा दिया जाए, या 2 साल, 4 साल, 5 साल, या आने वाले 2 चुनाव के लिए? इस तरीके से ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा। आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्धन्यायिक शक्ति निहित है। जैसा भी आप देखेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर के क्या हुआ था, तो विवाद हो गया था, ये पार्टी टूट गई थी, स्प्लिट हो गई थी। तो यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह था ये किसको दिया जाएगा और कौन सी ओरिजिनल मानी जाएगी, ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? तो चुनाव आयोग के पास ही है। आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहा हो। यहाँ पे होता ही है कि चुनाव आयोग एक समय सीमा तय करती है कि इतने समय सीमा के भीतर आपको ये बताना है कि आपने कितना खर्चा किया है, और यहाँ पे चुनाव आयोग ये भी तय करता है कि एक व्यक्ति कितना खर्चा कर सकता है मैक्सिमम एक चुनाव के दौरान प्रचार के लिए या अन्य चीजों के लिए। तो अगर उससे ज्यादा खर्चा किया है, हालांकि हमेशा उसको उल्लंघन नहीं होता व्यवहार में, ये सिर्फ कहने के लिए, लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग क्या करता है? तो एक समय सीमा देता है कि इतने समय सीमा के भीतर आपको ये बताना है कि आपने कितने पैसे खर्चा किए हैं, और जो लिमिट मैंने तय की थी अगर उस लिमिट से ज़्यादा है तो फिर उसका जवाब दीजिए कि उससे ज़्यादा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करा पाते हैं, वो उसका सही वजह नहीं बता पाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है इस चुनाव से। यहाँ पर हम जानेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित कुछ समितियों के सुझाव के बारे में। इसमें पहला सुझाव कब आया था? तो संविधान सभा की 15 जून 1949 की बैठक में बहस हो रही थी, उसमें ये सुझाव दिया गया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाए? तो इनकी नियुक्ति ऐसे की जाए कि जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, इनकी संयुक्त बैठक कराई जाए, और इसमें से 2/3 लोग जिसके पक्ष में मत दे दें, 2/3 लोग जिसको कहें, उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया जाए। ये कौन बता रहा था? तो ये संविधान सभा की बहस में कहा गया था, 15 जून 1949 की बहस में। अगला बिंदु है कि 1975 में जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त वी तारकुंडे समिति, 1990 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा चुनाव सुधारों पर गठित दिनेश गोस्वामी समिति, और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2009 में अपनी चौथी रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ यह सिफारिश की थी कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की नियुक्तियां अधिक व्यापक आधार वाली कॉलेजियम के माध्यम से होनी चाहिए, न कि इसे पूरी तरह से सरकार पर छोड़ दिया जाए। यानी इनकी रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि जो इनकी नियुक्ति की जाती है उसके लिए व्यापक आधार तैयार करना चाहिए, एक समिति बनानी चाहिए जिसमें कई लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सरकार जिसको कह दे सिर्फ उसी को यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त और यहाँ पे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक समिति बनानी चाहिए जिसमें कई सारे लोगों को रखना चाहिए। 2006 में पूर्व सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेबी टंडन द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति किसको? तो एपीजे अब्दुल कलाम सर को एक सुझाव दिया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति को सीईसी और अन्य ईसी का चयन करना चाहिए। अब समिति में कौन कौन होंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और सीजेआई द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। और इस तरीके से एक समिति बनानी चाहिए। ये समिति डिसाइड करेगी कि किसको सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहाँ पे किसको ईसी इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त करना है, ये समिति देखेगी। 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी प्री में। इसमें पहला स्टेटमेंट है
भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। यहाँ पे ये भी देखना रहता है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कि एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दो और तीन, और ऑप्शन डी है केवल तीन। यहाँ पे आप सभी को पता है, अभी अभी ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है पूरा अच्छे से। अगर सिर्फ स्टेटमेंट दो पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे संघ का गृह मंत्रालय नहीं है, चुनाव आयोग है जो ये सारे काम करता है, तो यहाँ पे बाकी सारे तीनों ऑप्शन क्या होंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 सदस्यीय निकाय ना होकर के 3 सदस्यीय है, जिसमें एक क्या है तो सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसके अलावा 2 क्या है तो चुनाव आयुक्त हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 सदस्य हो गए, जबकि यहाँ पे 5 लिखा गया है। और यहाँ पे गृह मंत्रालय का आ गया, जबकि कौन करता है तो चुनाव आयोग करता है। अगर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट पता थे तो बाकी तीनों ऑप्शन अपने आप इलिमिनेट हो जा रहे थे और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी ब्रिक्स की मीटिंग हाल ही में कहाँ पे हुई है तो साउथ अफ्रीका में हुई है। कौन से नंबर की थी, ये 15वें नंबर की थी। तो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे तो ये अकेले नहीं गए थे, ये सुराही लेके गए थे। उसके अलावा यहाँ पे गोंड पेंटिंग लेके गए थे, उसके अलावा यहाँ पे नागा शॉल लेके गए थे। किसके लिए, तो जो वहाँ पे अन्य देशों के नेता हैं उनके लिए लेके गए थे। ये क्या होता था, ये हमारे कल्चर बताते हैं, हमारी संस्कृति बताते हैं। और यहाँ से हमारी आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। ये है गोंड पेंटिंग, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे प्रकृति से जुड़ा चित्र बनाया गया है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि गोंड पेंटिंग क्या है। मध्य भारत के गोंड आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह गोंड आदिवासी समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और संचारित करने के लिए किया जाता है। इसका विषय वस्तु क्या रहता है, यानी किस थीम पे ये बनाया जाता है, किस आधार पे बनाया जाता है। तो गोंड जनजातियां प्रकृति से अत्यधिक जुड़ी हुई हैं, आप पेंटिंग में भी देख सकते हैं। और यह उनके चित्रों में भी दिखाई देता है। इसमें जानवर, महुआ का पेड़, पौराणिक कहानियां, हिंदू देवता, स्थानीय देवता और लोक कथाएं आदि शामिल रहते हैं। यानी इस बेस पर ये बनाते हैं अपनी पेंटिंग। कलाकार छवियों को भरने के लिए अपने विशिष्ट पैटर्न और शैली का उपयोग करता है। इन शैली हस्ताक्षरों का उपयोग कोलाज संपूर्ण चित्र बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बिंदु हो गया, महीन रेखाएं हो गई, घुमावदार रेखाएं हो गई, मछली के तराजू हो गए आदि। गोंड भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है और इसका पता आर्य पूर्व युग से लगाया जा सकता है। गोंड शब्द कहाँ से आया, तो कोड से आया, जिसका अर्थ क्या होता है, हरे पहाड़ होता है इसका अर्थ। वे एक विषम समूह जो दक्षिण में गोदावरी घाटियों से लेकर के उत्तर में विंध्य पर्वत तक बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों में रहते हैं। बहुसंख्यक गोंड की विभिन्न परस्पर समझ से परे बोलियां बोलते हैं, मतलब ये लोग ऐसी बोलियां बोलते हैं जो समझ में नहीं आती है सामान्यतः। अब यहाँ पे हम जानते हैं सुराही के बारे में, इसको ध्यान से देखिए कि कितनी अच्छी डिजाइनिंग की गई है। ये किसी मशीन की प्रिंट नहीं है, ये हाथ से बनाया गया है। तो आप देखिए कि कितना बारीक काम किया गया और कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। बिदरे वेयर धातु हस्तशिल्प का एक रूप है जिसमें फारसी प्रभाव है और इसे सदियों से कर्नाटक के बीदर जिले में कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। यह अपने जटिल हस्त निर्मित डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो एक शिल्प के रूप में बिदरी वेयर की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है, तो बहमनी सुल्तानों को दिया जाता है। ये दक्षिण भारत में राज्य करते थे, जिन्होंने 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर शासन किया था। इसे सबसे पहले प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती द्वारा बर्तनों के रूप में भारत लाया गया था। देखिए भारत में क्या हो, जो सूफी परंपरा चली, इसमें एक परंपरा था, इसमें एक सिलसिला था, क्या था उसका नाम, तो उसका नाम था चिश्ती। और एक था कादरी। तो इस तरीके से जो चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं भारत में, कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनकी समाधि अजमेर में है। और जो ये कला विकसित हुई थी, इस पे तुर्की का प्रभाव भी था, फारसी और अरबी प्रभाव का मिश्रण था, जो स्थानीय शैलियों के साथ मिश्रित थे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय प्रभाव था वो भी था, उसके अलावा तुर्की का प्रभाव, फारसी प्रभाव और अरबी प्रभाव सबका मिश्रण था। और इस वजह से क्या, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार चार प्रभाव थे और इन सबका मिश्रण था, तो इसकी वजह से एक अनूठी शैली निकल करके सामने आई। इस देशी कला रूप को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग भी मिल चुका है, और जीआई टैग के बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। वर्तमान समय में ये कहाँ पे बनती है, तो कर्नाटक के बीदर में और तेलंगाना के हैदराबाद में ही बनती है। मतलब ये दोनों क्षेत्र जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अब ये कैसे बनता है, इसकी सारी विधि दी गई है, तो उसके बारे में अगर किसी को लगता है कि मुझे बनाना है तो यहाँ से देख सकते हैं। वैसे इसके बारे में इतना डिटेल्स में कभी पूछेगा नहीं। ये एक शॉर्ट न्यूज है जिसमें बात की जा रही है कि एनजीटी के द्वारा काली वेली पक्षी अभयारण्य के आसपास मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अब एनजीटी क्या है, एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसने ऐसा क्यों किया है, तो जाहिर सी बात है कि लोग क्या कर रहे थे, पक्षी अभयारण्य को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसकी वजह से इसने रोक लगा दी है। तो हम यहाँ पे जानेंगे जो काली वैली पक्षी अभयारण्य है इसके बारे में, उसके अलावा हम जानेंगे एनजीटी के बारे में भी। वैसे यहाँ पे एक चीज ये बता दो कि जो एनजीटी है इसकी स्थापना अनुच्छेद 21 के तहत की गई थी। अनुच्छेद 21 क्या है, तो जीवन जीने का अधिकार, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और जब आप देखेंगे कि पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं रहेगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था एनजीटी को, और अगर पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो इंसान कैसे गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। तो अनुच्छेद 21 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई थी, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काली बेली लेक,
ये कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। बात की जा रही है कि एनजीटी की जो दक्षिणी पीठ है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो दक्षिणी पीठ है, इसने क्या किया, तो कालीवेली पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में स्थित आलम पारई कुप्पम और अजहगन कुप्पम में मछली पकड़ने के बंदरगाह के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को रोक दिया है। कालीवली पक्षी अभ्यारण्य जो है, तो पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस अभ्यारण्य की स्थापना के लिए पहली घोषणा विल्लुपुरम जिला प्रशासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत जारी की गई थी। कालीवेली झील उप्पुकल्ली क्रीक और एडियानथिट्टू अभ्यारण्य द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है और मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षी घोंसले किए आते हैं। अर्धभूमि का दक्षिणी भाग 2001 से आरक्षित भूमि है। झील में मध्य एशिया और साइबेरिया के ठंडे उपनगरीय क्षेत्रों से आने वाले लंबी दूरी के प्रवासियों के लिए एक चारागाह है, जिनमें ब्लैक टिल्ड गॉडविट्स हो गया, यूरेशियन कार्लेव, उसके अलावा व्हाइट स्टार, रफी और डबलिन शामिल हैं। अब जो ये एनजीटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पहला भोपाल, उसके अलावा पुणे, उसके अलावा कोलकाता, उसके अलावा चेन्नई। यहाँ पे इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और जो भी मामला यहाँ पे जाता है एनजीटी के पास, तो इसको 6 महीने के अंदर इस मामले को निपटाना है किसी भी हाल में। अगर 6 महीने के अंदर नहीं निपटता तो फिर इसको बनाने का फायदा क्या है, तो फिर कोर्ट में ना चले जाए अगर लंबे समय तक खींचना है। इसकी संरचना देखेंगे तो इसमें अध्यक्ष, उसके अलावा न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं और 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं और ये इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यानी अगर एक बार ये पोस्ट से हट गए तो फिर उनको इस पोस्ट पर नहीं बिठाया जा सकता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, इस समय कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, इनके परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल में न्यूनतम कितने, तो 10 और अधिकतम कितने होने चाहिए, तो 20 सदस्य होने चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है पेंगुइन के बारे में। एक स्टडी में ये पता चला है कि अंटार्कटिका में लगभग 10,000 पेंगुइन मर गए हैं। क्यों, तो जो ये बर्फ है अंटार्कटिका की, वो पिघल रही है, इसकी वजह से इनको आवास नहीं मिल रहा है, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है और भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसकी वजह से क्या हो, तो लगभग 10,000 पेंगुइन की जान चली गई। देखिए ये सारी चीजें कैसे होती है, तो ये सारी चीजों के पीछे मनुष्य जिम्मेदार है। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो बहुत सारी बर्फ पिघलती है, जलवायु परिवर्तन होता है, इस तरीके की हजारों समस्याएं निकल के आती हैं। और ये सब कहीं होता है क्योंकि हम यहाँ पे CO2 उत्सर्जित करते हैं वातावरण में, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उसकी वजह से। अगर हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा ही परिवर्तन लाए, जैसे रूम से बाहर जाते तो फैन ऑफ कर दें या लाइट ऑफ कर दें, इस तरीके के व्यवहार परिवर्तन करें ना, तो बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हमको क्या लगता है कि यार ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है, हम क्यों करें, इन सारी चीज़ों में हम क्यों फंसे। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य जिम्मेदार है। यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंटार्कटिक में 10,000 युवा सम्राट पेंगुइन चूजों की कथित तौर पर मौत हो गई थी, जब उनके नीचे की समुद्री बर्फ टूट गई थी। ये कब की बात की जा रही है, तो पिछले साल के अंत की बात की जा रही है। और एम्परर पेंगुइन, जिसको हिंदी में शहनशाह पेंगुइन भी कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है, जो कहाँ पाई जाती है, तो केवल अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है एप्टेनोडाइट्स फोर्स्टेरी। इसके संरक्षण स्थिति देखेंगे तो आईयूसीएन द्वारा जो लाल सूची जारी की जाती है, रेड लिस्ट जारी की जाती है, उसमें ये खतरे में है, यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये है। वो पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप और उप अंटार्कटिक द्वीपों में पाए जाते हैं। लेकिन अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे तो 66 डिग्री और 78 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच भी पाए जाने लगे हैं। उसके पीछे वजह है कि तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही, तो बर्फ की खोज में ये इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ पे इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई, जैसे पेंगुइन प्रजाति में सबसे अधिक बर्फ के अनुकूल यही होते हैं, शहनशाह पेंगुइन। उसके अलावा जो पैक बर्फ और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में निवास करती हैं, वे अपना पूरा जीवन अंटार्कटिक की बर्फ और उसके पानी में बिताते हैं। लगभग 120 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उनका वजन लगभग कितना होता है, तो 40 किलोग्राम के आसपास होता है। प्रजनन और भोजन के मौसम के दौरान उनका वजन तेजी से घटता बढ़ता रहता है। औसतन मादाओं का वजन नर की तुलना में 18 किलोग्राम कम होता है। उनकी पीठ भूरे रंग की होती है, पेट सफेद रंग का होता है और आंखों के पीछे और छाती के ऊपर नारंगी रंग के निशान होते हैं। उनके पास शरीर में वसा को रोकने के बड़े भंडार और स्केल जैसे पंखों की कई परतें होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूपीएससी में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये जीव किस बेस पे सर्वाइव कर रहे हैं, कि रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की क्या विशेषता होती है, बर्फ में रहने वाले जीवों की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि इनके पास वसा की एक परत पाई जाती है, तो ये बात सही है, जो उन्हें बर्फीली हवाओं से बचाती है। वे खुद को और एक दूसरे को गर्म रखने के लिए बड़े समूहों में भी एक दूसरे के करीब रहते हैं। और ये प्रजनन कब करते हैं, ये प्रोडक्शन का काम कब करते हैं, तो सर्दियों में करते हैं, ठंड के मौसम में। यहाँ पे और कुछ जानकारी दी गई जो आप देख सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का होता है शाकनाशक, यानी इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो खेतों से अवांछित खरपतवार हटाने के लिए जो दवाओं का प्रयोग किया जाता है, क्लेथोडियम, उसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, खास करके जो मेल हैं उनके ऊपर, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जिससे वो प्रजनन करते हैं, उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्राइवेट पार्ट्स पर ये बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तो उसके बारे में हाल ही में शोधकर्ताओं ने क्या किया, तो पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य पर
क्लेथोडियम के संभावित प्रभाव के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्लेथोडियम एक ऑक्सिम ओ ईथर है जो क्लोरो एलिल समूह के साथ ऑक्सिम के एसाइक्लिक कीटो समूह के औपचारिक रूपांतरण से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी के रूप में किया जाता है। शाकनाशी क्या है? जैसे जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है उनको शाकनाशी कहा जाता है, जिसका उपयोग वार्षिक और 12 मासी घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये पानी में भी अत्यधिक घुलनशील है, उसके अलावा मिट्टी या जलीय प्रणालियों में अस्थायी नहीं रहता है। यह पक्षियों, मछलियों, जलीय पौधों, मधुमक्खियों और केंचुओं के लिए मध्यम रूप से विषैला है, लेकिन जलीय अकशेरुकी जीवों और शैवालों के लिए कम विषैला होता है। अकशेरुकी किसको कहते हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसको अकशेरुकी जीव कहते हैं। ये स्तनधारियों के लिए मध्यम रूप से विषैले जैसे कि हम लोग हो गए, और हालांकि यह त्वचा में जलन पैदा करता है, लेकिन इसके अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करने का कोई सबूत नहीं मिला है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देखेंगे तो इस जड़ी बूटी के संपर्क में आने से पुरुष प्रजननकार और प्रारंभिक भ्रूण विकास पर असर पड़ेगा। उसके अलावा यह वृषण वजन में कमी कर सकता है, रोगाणु कोशिका आबादी में कमी कर सकता है, उसके अलावा जो स्पर्म होता है उसके काउंट में कमी कर सकता है, सीरम टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर, शुक्राणु में असामान्यताएं और प्री इम्प्लांटेशन भ्रूण के विकास में कमी, ये सारी दिक्कतें हो सकती है इसकी वजह से। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने आर दिनेश को अपना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। भारत अक्टूबर में प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और जहां भी प्रथम पहली लग जाता है वो अपना आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्मेलन में अगली पीढ़ी लर्निंग और मूलभूत एआई मॉडल, स्वास्थ्य देखभाल, शासन और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों में एआई के एप्लीकेशन। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं इसको हिंदी में। भविष्य के एआई अनुसंधान रुझान, एआई कंप्यूटिंग सिस्टम, निवेश के अवसर और एआई प्रतिभा का पोषण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए तैयार है। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन 14 से 15 अक्टूबर को आयोजित करने की योजना है, और ये भारत और विश्व भर के एआई में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाएगा। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हो उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।